जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपको तैयारी करवा रही हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल के। तो आज मैं सॉल्व करवाऊंगी प्रैक्टिस सेट नंबर 14 और ये है 3 दिसंबर का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था आरपीएफ वाले में। इससे पहले मैंने 2 दिसंबर के पूरे ही पेपर सॉल्व करा लिए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड शिफ्ट तीनों के। ठीक है, जिनने नहीं देखा है जाके देख लेना। पहला क्वेश्चन है आज के सेट में कि एक स्कूल में खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि पहले गर्ल्स का और फिर बाद में बॉयज़ का अनुपात दिया गया है। तो लड़कियों की संख्या अगर 249 है तो खेलों में भाग लेने वाली लड़कों की संख्या का ज्ञात करनी है, तो बॉयज़ की संख्या पता करनी है। अब यहाँ पे एक दिया गया है, एक किसका अनुपात है, गर्ल्स का है। अच्छा, एक यूनिट बराबर क्या है, 249 दिया गया है। ठीक है, तो एक बराबर 249 दिया गया है, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा, जो कि 5 यूनिट बॉयज़ का है, तो 5 मल्टीप्लाई 249 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 5 45, 4 5 20 और यहाँ पे 4। देखिए लास्ट का हमें 4 और 5 मिल गया ना, इस ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में है। बाकी आगे मत करिए कैलकुलेट, यहाँ कैलकुलेट करने आप बैठे नहीं हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सुधा की जो आय है उसकी बचत से 200% क्या है, अधिक है। यदि उसकी आय में 4% की कमी होती है तो बचत में कितनी होगी, 28% की वृद्धि होती है। तो आय में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। अच्छा, अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत और प्लस जितना भी उसका व्यय है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन क्या दी गई है, यहाँ कंडीशन दी गई है कि सुधा की जो व्यय है, सुधा की व्यय क्या है, उसकी बचत से 200% अधिक है। अगर हम मान लेते हैं उसकी बचत 100 है तो 200% अधिक है, इसका मतलब यहाँ पे व्यय कितना है उसका, 300 है। अच्छा, अब इस हिसाब से जो उसकी आय हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 400 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यदि उसके व्यय में 4% की कमी होती है, अगर व्यय में हम 4% की कमी करें तो 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 6 18, 9 3 27, 1 28। ठीक है, व्यय में क्या हो रहा है, 4% की कमी हो रही है, तो बचत में क्या कर रहा है, 28% की वृद्धि हो रहा है। तो बचत में हम 28% की जब हम वृद्धि कर देंगे तो आ जाएगा 128। अच्छा, अब टोटल कितना हो जाएगा आय, इस हिसाब से टोटल आय हो जाएगा 8 8 16, यहाँ पे 8 2 10, 1 11, 1 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ पे 16 क्या रहे, एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 16 उसका लाभ हुआ। अच्छा, किस पर, 400 पर ना, यहाँ पे ही बेस क्या है, 400 है ना, क्योंकि पूछा है कितने प्रतिशत आय में वृद्धि हो रही है, तो 100 उसके बाद यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे एक 100 और लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमने क्या माना था, 100 के उसमें माना था ना, तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा इंक्रीज। ठीक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे मैंने एक बार 100 एक्स्ट्रा क्यों माना है, क्योंकि हमने 100 बचत माना ही था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि 24 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 72 डिवाइड और अंडर रूट में क्या है 2304 इज इक्वल्स टू वाई प्लस 925 और वाई का मान पता करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए लास्ट वाला डिजिट क्या है, 4 है, तो इसका मतलब ये जिसका भी स्क्वायर होगा वो उसके यहाँ लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, लास्ट में 4 आएगा, और ये जो 23 है उसको हम कैसे चेक करेंगे, 4 4 जा 16 होता है ना, देखिए 5 5 जा 25 तो एक्स्ट्रा चला जाएगा, 4 4 जा 16 होता है, तो मे बी ये 42 का स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, अब 42 का स्क्वायर हो सकता है, तो आप क्या करिए 45 का स्क्वायर चेक कर लीजिए। देखिए 45 का क्या होता है, 5 5 जा 25 और उसके बाद 4 है, 4 1 5, 4 5 जा 20, तो ये 20 और 23 से क्या है, एक्स्ट्रा है ना, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 48 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 8 8 जा 64 होता है। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये 48 का स्क्वायर होगा। अच्छा, हम आपको चेक करके भी दिखा दे रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे ब्रेक करिए, 8 8 जा क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीज़ें भी सिखा दे रही हूँ। 8 8 जा क्या होता है, 64 होता है, और 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। ठीक है, 4 8 जा 32 होता है, और 32 2 जा होता है 64। ठीक, जब आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 4 10, 6 6 12, 1 13, 2 1 1 2। देखिए 2304 आ गया ना 48 का, तो 48 का ही है ये। ठीक है, देखिए अब ये क्या है, ये 48 है ना, तो 48 आपने लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, 24 है, मल्टीप्लाई 9 है, मल्टीप्लाई 720 है, और यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक है, क्योंकि इसको आपने 48 बना लिया। ठीक है, और उसके बाद बराबर करके अब बाद में हम लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 720 अपॉन 48 कर देंगे। ठीक है, तो ये किससे कटेगा, ये 12 से कटेगा। 12 4 जा हो जाएगा, और 12 6 जा हो जाएगा, और 4 1 जा 1 2 4 5 जा, तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, तो ये होगा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 24 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 3 2 4 0, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, और ये इक्वल में आ जाएगा किसके, y प्लस 9 2 5 के। अच्छा, अब इसी में 3 2 4 0 माइनस क्या करेंगे, 9 2 5 करेंगे। तो देखिए एक ही ऐसा यूनिट डिजिट है जिसमें 5 है। किस में 5 है, इसमें है ना, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसको पूरा माइनस करके देख भी सकते हैं, चेक करके क्रॉस चेक करने पर भी वही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 8 संख्याओं का जो औसत है वो 20 है ना। 8 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है। इसमें से 5 संख्याओं का औसत कितना है, 14 है। शेष 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 8 संख्याओं का योग पता कर लेना है। 8 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 20, 8 मल्टीप्लाई 20 कितना हो जाता है, 160 होगा। ठीक है, उसके बाद 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग हो जाएगा 14 पंचे 70। ठीक है, अब उसके बाद शेष 3 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, शेष 3 संख्याओं का योग हो जाएगा 160 माइनस क्या हो जाएगा 70, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90 आ जाएगा। अच्छा, तो योग आ गया ना। अब औसत कैसे आता है, औसत आता है यही जो योग दिया गया है, इसमें अगर हम जितनी संख्याएं हैं 3 हैं तो इससे डिवाइड कर देंगे, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है। ठीक है, तो ब्याज दर 10% वार्षिक है, जो वार्षिक रूप से क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित है। ठीक है, तो धनराशि पता करनी है, मतलब प्रिंसिपल पता करना है। ठीक, अमाउंट दिया गया है, ये अमाउंट दिया गया है, और ये रेट परसेंट दिया गया है। अब मान लीजिए कि आपके पास प्रिंसिपल 100 है। ठीक है, 100 आपने मान लिया, 100 यूनिट आपके पास प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दूसरे वर्ष के लिए, देखिए ध्यान दीजिए, दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज है ना। तो अब पहले वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज अगर 10% के हिसाब से निकालेंगे, तो 10% के हिसाब से निकालेंगे तो आ जाएगा 10 रुपये, आ जाएगा 10 यूनिट, क्या आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा, पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा, दूसरे वर्ष का ब्याज 10 तो आएगा ही ना, 10 तो आएगा ही। अब इस 10 पे भी ब्याज लगेगा, 10 पे भी 10% का अगर ब्याज लगता है तो आ जाता है आपका 1। ठीक है, तो टोटल जो दूसरे वर्ष का ब्याज है वो कितना आया है, 11 यूनिट आ रहा है ना। और यही 11 यूनिट बराबर आपको दिया गया है, यही 11 यूनिट बराबर क्या बोल रहा है, 6787। ठीक है, तो अब 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 617। अच्छा, तो आपने धनराशि क्या मानी थी, आपने धनराशि मानी थी 100 यूनिट है। ठीक है, तो 100 यूनिट मानी थी, 1 मिनट, 100 यूनिट मानी थी, तो 1 मिनट, ये तो गुच्छा आ रहा है, 100 यूनिट मानी थी, तो यहाँ पे 100 यूनिट बराबर हो जाएगा
077, ये वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अनमोल अपनी यात्रा का 16 घंटे में पूरा करता है। अच्छा ठीक है, वह आधी दूरी क्या करता है, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और शेष दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। तो संपूर्ण यात्रा की कुल दूरी पता करनी है। जब भी आपके पास ऐसा हो कि आधी दूरी हो, ठीक है, डिस्टेंस आधा आधा हो, ठीक है, डिस्टेंस आधा आधा हो मतलब बराबर में हो डिस्टेंस, और दोनों की चाल अलग अलग हो, दोनों का जो स्पीड है वो अलग अलग है, तब आप क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टाइम, यहाँ पे टाइम क्या है 16, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो चाल एक है 30 मल्टीप्लाई चाल दूसरी कितनी है 50, ठीक, बटे क्या करना है, बटे दोनों को ऐड कर देना है 80, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है 2, तो ये हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस जो वो कवर करता है, ठीक है। अगर आप एक डी निकालेंगे तो एक डिस्टेंस आएगी, दोनों निकाले यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों कंबाइंड डी आ जाएगा और कुल दूरी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे ऐसे काट दीजिए। अब उसके बाद 2 4 जा 4, यहाँ पे 4 और कितना हो जाएगा 12 5 जा यहाँ पे 600 आ जाएगा आपका, ठीक है, 600 किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रय मूल्य से क्या करता है 20% अधिक अंकित करता है। अच्छा, तो क्या करता है फिर 15% की क्या करता है छूट देता है। यदि वह 190 रुपये का क्या करे लाभ अर्जित करे, तो पंखे का क्या क्या निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य से क्या कर रहे हैं 20% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब सीपी और मार्केट प्राइस। तो अगर यहाँ पे 20% है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर आपका जो सीपी क्या है वो 5 है, तो ये जो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अधिक अंकित कर रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं कि 15% की छूट दे रहा है। 15% का मतलब हो गया 15/100, 5 तिहाई और 5 दूनी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, छूट किस पे होती है, छूट तो अंकित मूल्य पर ही होती है ना। और जब छूट देने के बाद क्या होता है, छूट देने के बाद वो विक्रय मूल्य बदल जाता है। तो छूट कितनी 15%, 15% यानी 3/5, 3/5 यानी अगर ये मार्केट प्राइस, अगर ये अंकित मूल्य 20 रहा होगा, तो ये जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना रहा होगा 17 ना। अब ये हम रेशियो बराबर कर लेते हैं, क्या करेंगे 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 120 आ जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 का 17 में करेंगे, 17 6 कितना होता है 102। तो ये बन गया रेशियो कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। अब आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 190 रुपये लाभ हुआ है, तो देखिए लाभ के केस में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का ही काम होता है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का ही काम होता है। तो 100 से जब 102 अधिक हो रहा है तो यहाँ पे 2 यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, यही 2 यूनिट बराबर किसके है 190 रुपये के है। तो 1 यूनिट बराबर है किसके हो जाएगा 2 9 जा 95 के हो जाएगा, 95 रुपीज़ के हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा है, तो अंकित मूल्य क्या है ये है ना, अंकित मूल्य ये है। तो देखिए 120 वाला यूनिट क्या हो जाएगा, 120 वाला यूनिट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 12 5 जा 60 हो जाएगा, 12 9 सा क्या होता है 108 ना। तो 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 400 करके आ रहा है, ये सेकंड वाला ऑप्शन यही आ रहा है। और अब हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो कर लेना, क्योंकि इसमें आप ही का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स बता देती हूँ जो आपके एग्ज़ाम में समय बचाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, यदि ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है और ये क्या है,
ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 17 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है ना 3a + 5 का मान ज्ञात करना है। तो 9 से कौन कौन सी ऐसी संख्या पूर्ण विभाजित होती है, जब जो भी संख्या दी गई है उसके सारे संख्याओं का योग क्या हो, उसके सारी संख्याओं का योग 9 से विभाज्य हो। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं, अब हम जोड़ेंगे। हम जोड़ रहे हैं यहाँ पे 8, 7 और 6। देखिए 8 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, 15 आ गया, फिर 6 जोड़ा, फिर 21 आ गया ना, फिर 4 जोड़ा, 25 आ गया ना। तो यहाँ तक क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, 25 आ गया। उसके बाद 5 2 7 हो गया, 9 7 कितना 16 ना, 16 हो गया। तो अब 16 यहाँ पे हम ऐड कर दिए 25 में, आ गया हमारा कितना 41 आ गया। और इसको 9 से विभाजित करने के लिए कितना कम है, देखिए 9 5 ज़ा 45 होता है ना। अगर ये 45 होता तब ये 9 से डिवाइड होता, तो इसमें क्या ऐड कर दें, 4 ऐड कर दें ना। तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, ए की जगह क्या होगा, ए की जगह 4 होगा। ठीक है, अब यही ए की वैल्यू यहाँ पे हम कर देते हैं, 3 × a + 5। ठीक है, तो 3 और a कितना हो जाएगा, 3 4 ज़ा 12 हो जाएगा, और 12 + 5 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अच्छा, अब 17 का स्क्वायर तो आपको लर्न ही होना चाहिए। 17 का स्क्वायर होता है 289, और वैसे भी जब आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे 7 7 ज़ा 49, तो यूनिट डिजिट 9 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या करना है, टिक कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान लंबाई की 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्या इतने km/h और इतने km/h की चाल से चल रही है। जब भी ट्रेन जो है एक ही दिशा में चले ना, तो जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, स्पीड आपस में माइनस हो जाती है। तो आपस में जब माइनस हो जाएगी 112 - 20, तो आ जाएगा आपका 92 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तेज चलने वाली ट्रेन धीमी चलने वाली ट्रेन को क्या कर रही है, 45 सेकेंड्स में पार करती है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पता करना है। तो ये 92 km/h है, इसको क्या करेंगे, मीटर/सेकेंड में चेंज करने के क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या आगे देखते हैं, अभी हम इसको काटे बेटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमारा आ जाएगा स्पीड ना। 1 मिनट, स्पीड आ गया ये ना। अब यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और वही डिस्टेंस गिना जाएगा आपकी ट्रेन की लंबाई, लेकिन वो दोनों कंबाइंड ट्रेन की होगी। ठीक है, ऐसे मतलब दोनों की यहाँ पे आपको डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 45 करना है, और उसके बाद यहाँ पे 2 से काटते हैं, 2 9 ज़ा, और उसके बाद 2 4 ज़ा, 2 6 ज़ा, और 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 46 × 5 आपका आ जाएगा 1150। ठीक है, 46 × 5 करेंगे तो 1150 आ जाएगा आपका। तो ये क्या आ गया, ये आपका दोनों ट्रेन का डिस्टेंस मिला करके आ गया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई पूछ रही है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से। जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे 2 5 जो हो जाएगा, और यहाँ पे 2 5, और उसके बाद 7, फिर यहाँ पे 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 575 मीटर प्रति ट्रेन है। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है वो कितना है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है, कितना है, इतना है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात इतना है, तो सबसे महंगी वस्तु क्या पता करना है। तो चलिए इसमें क्या करना है, इसमें सारे अनुपात को जोड़ लिए, 15 हो गया। अच्छा ठीक है, उसके बाद 15 8 5
5। अब यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई किसको करना है, जो सबसे महंगी है। सबसे महंगी कौन सी होती है, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अब जिसका अनुपात यहाँ पे सबसे बड़ा हो जाएगा, तो अब चलिए इसको काटते हैं। अब जब आप इसको काटेंगे 15855 को डिवाइड करेंगे जब 15 से, तो आपका आ जाएगा 1 यहाँ पे, फिर उसके बाद 0, 5 जब जाएगा, फिर यहाँ पे 7 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके देखना है। 7 7 जब 49, यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है ना, तो जब यूनिट डिजिट में 9 आ रहा है तो कहाँ 9 आ रहा है, कौन से इस वाले में आ रहा है, तो यही करेक्ट होगा, ठीक है। अब आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इतना यहाँ पे गणित लगाने नहीं बैठे, आपको अपना टाइम बचाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शंकु की ऊंचाई क्या है, शंकु की ऊंचाई यानी कि कोण की ऊंचाई, ये कोण है, कोण का जो हाइट है वो कितना दिया गया है, 12.6 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके आधार की त्रिज्या, आधार कहाँ है, ये है 3.2, ठीक है। अब इसे पिघलाकर क्या किया गया है, आकृति में बदला गया है, गोले की आकृति में बदला गया है। अच्छा, तो इसका मतलब कि जो ये गोला यानी कि स्फीयर में बदल दिया गया, तो गोले का त्रिज्या r पता करना है ना। तो इसका क्या होता है, ये कोण का जो आयतन होगा, इसका आयतन और स्फीयर का जो आयतन होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा। भाई सेम अमाउंट में ही जो चीज़ इसमें यूज़ की गई है वही इसमें भी यूज़ की गई है ना। तो अब क्या करेंगे, कोण का वॉल्यूम पता करेंगे। कोण का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r h, ठीक है। अब ये बराबर हो जाएगा किसके, इसके स्फीयर के आयतन के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब स्फीयर का आयतन क्या होता है, स्फीयर का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब पाई तो पाई दोनों में सेम होता है, कैंसिल हो जाएगा, बटे 3 भी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेडियस है, ये देखिए, ये वाला सबकी वैल्यू रखेंगे, 3.2 मल्टीप्लाई 3.2। अब यहाँ पे हाइट कितना दिया गया है, हाइट दिया गया है 12.6। अब ये 4 क्या है, 4 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 3 जा हो जाएगा 0.2। तो r की वैल्यू क्या आ गई, सीधे सीधे आपको क्या दिख रही है, 3.2 दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूला करिए, शेयर ज़रूर किया करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नंदिनी और नंदिता एक व्यवसाय में इतने के अनुपात में क्या करती हैं, निवेश करती हैं। अच्छा, यदि कुल लाभ कितना है, इतना है, तो नंदिनी और नंदिता को प्राप्त लाभों में अंतर कितना है। देखिए, जिस अनुपात में जो भी निवेश करेगा उसको उसी अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। भाई जो जितना पैसा लगाएगा उसको बिजनेस में उसी हिसाब से उसका हिस्सा मिलेगा, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कुल लाभ 2522 है, तो यहाँ पे कुल निवेश कितना है, कुल निवेश यहाँ पे 23 + 3 कितना हो गया, 26 हो जाएगा। 26 बराबर क्या हो जाएगा, 2522। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 25 2/26। अब यहाँ के क्या कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है दोनों के लाभों में अंतर। तो देखिए, यहाँ पे जो निवेश होगा वही लाभ है ना, वही लाभ है का अनुपात भी होगा, तो वही लाभ का अनुपात है, तो दोनों में अंतर कितना है, 20 का अंतर है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 20 कर देंगे, ठीक है। 2 1 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 2 जा, फिर यहाँ पर 2 6 जा 2 1 जा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको और हम चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, चलिए कैलकुलेट कर ले। अब इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 97 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 97 आ गया, तो 97 मल्टीप्लाई 20 ना, तो 0 कर देंगे, फिर 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 1940 आ जाएगा इसके लाभों के बीच अंतर, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई दी गई है। अच्छा, इनके आधार का परिमाप भी दिया गया है ना।
इनका मतलब जो आधार का पेरीमीटर है वो दिया गया है। तो आयतन का अनुपात पता करना है। देखिए जो शंकु होता है ना, शंकु का जो हमने बताया आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, यही होता है ना। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आधार का परिमाप दिया गया है। तो ये जो आधार होता है ये शंकु है, एक मिनट, ये शंकु तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये ऐसे शंकु है ना, तो ये आधार है ना, आधार है। तो आधार का परिमाप का यानी ये वाला पार्ट है। तो ये क्या है, ये सर्कल है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr होता है ना, 2πr होता है। तो यहाँ पे ये क्या है 9, एक का 9 है और एक का 5 है, ठीक है, एक का 9 है और एक का 5 है। तो देखिए रेडियस में कुछ डिफरेंस तो होगा नहीं, 9 और 5 का ही, 9 और 5 वही लिया जाएगा, मतलब त्रिज्या में भी 9 और 5 लिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक की त्रिज्या 9 है और दूसरे की त्रिज्या क्या है 5 है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ऊंचाई 1 है और दूसरे की ऊंचाई क्या है 9 है, यहाँ से कट हो जाएगा 9 और रेशियो 45 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी 25 आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 5 है ना, तो 25, 9:25 कौन सा आज ऑप्शन करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। इसमें पहले एक शंकु का क्या निकाला है, आयतन निकाला है और फिर बटे दूसरे शंकु का आयतन निकाला है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इसका मान पता करना है। तो देखिए 1/7 है, 5/7 है, 4/7 है, तो जिसका नीचे नीचे का सेम है ना उसको हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं। कितना हो जाएगा 10/7 हो जाएगा। देखिए किसका 10/7 होगा, इसको तीनों को ऐड कर दीजिएगा, 10/7 आ गया। अच्छा 7 आ गया ना, यहाँ पे 14 दिया गया है तो हम 14 बना लेते हैं, इसको 14 बना लिया ना, क्या बन गया ये 20/14 हो गया, 20/14 हो गया। अब इसका बेस सेम है तो ऐड होके क्या हो जाएगा, ऐड होके हो जाएगा 22/14 हो जाएगा। अब माइनस क्या करना है, 2 करना है, ठीक है, -2 करना है। तो वैसे भी ऑब्वियसली माइनस में ही आंसर आएगा और अपॉन 14 आएगा, 14 2 ज़ा 28। अब यहाँ पे आ जाएगा -6/14। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु का जो मूल्य है x अंकित करता है, उस पर 15% की छूट देता है। अच्छा 15% की छूट देता है, फिर वह छूट वाले मूल्य पर 25% का टैक्स लगा देता है, वैट वाला टैक्स लगा देता है। उसके बाद उसे 408 रुपये में बेचता है। तो अंकित मूल्य x है, इस पर छूट देता है 15% की, 15% यानी 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85 आ जाएगा, 85/100, ठीक है, परसेंट में है ना। और उसके बाद अगर किसी भी चीज़ पे टैक्स लगाते हैं तो वो 100 में जुड़ता है, ठीक है, वो बढ़ता है, गेन होता है, तो 125 हो जाएगा बटे 100, ठीक। अब ये बराबर किसके है, 408 के है, ठीक है। चलिए अब इसको हम काटते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100 और कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 7, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 5 2 यहाँ पे और 5 4 हो जाएगा ना, उस 17 हो जाएगा, 17 का 17 2 जा हो जाएगा, फिर उसके बाद 17 4 जा, फिर कितना आ जाएगा 4 4 4 4 4 जा 16, 4 जा देखिए 4 4 जा 16 हो गया, 24 × 16, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए ये यही वाला सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि देखिए यूनिट डिजिट क्या कर रहा है, यूनिट डिजिट मिल रहा है ना, इसलिए। और वैसे भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो पूरा मल्टीप्लाई करिए, लेकिन क्या ही फ़ायदा है, ठीक। चलिए 4 6 जा 24 ऐसे करके यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्षों बाद उसका मिश्र धन इतना हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज कितना है। देखिए यहाँ पे 2 केस है, एक 2 साल वाला, 2 ईयर वाला और एक 3 साल वाला, ठीक है।
तो 3 साल वाला के केस का दिया है सारा डाटा, 2 साल वाले का पूछ रहा है, 2 साल वाले का सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साधारण ब्याज 3 साल पे कितना लग रहा है, 20% लग रहा है। तो 20% यानी क्या होता है, 20% होता है 1/5। ठीक है, 20% या 1/5 कैसे आए, देखिए 20/100 कर देते हैं तो 1/5 ही तो आता है। 20% मानिए 1/5। अच्छा, अब यहाँ पे 3 वर्ष है ना, तो टाइम क्या हो गया, 3 वर्ष है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हम जानते हैं PRT/100 होता है ना। तो प्रिंसिपल तो पता ही नहीं है, मूलधन तो पता ही नहीं है, और आर कितना है, 1/5 है, और टाइम कितना है, 3 है। इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो रेशियो आया आपका आ गया यहाँ पे 3/5 का। ठीक है, और एक चीज़ हम जानते हैं कि जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट बराबर मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन जो भी ब्याज होता है उसमें अगर हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल जोड़ते हैं, तो इसका मतलब 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 यूनिट आ जाएगा। और यही 8 यूनिट आपकी दी गई है, कितनी, 8 यूनिट बराबर किसके है, 2880 रुपीज़ के मिश्रधन दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 यूनिट, देखिए 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 2880 के 8 3 जा और 4486, तो 360 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 यूनिट बराबर 360, तो प्रिंसिपल का 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 360 × 5, तो 0 उतरेगा, 6 5 जा 30, 3 5 जा 15, 16 17 18, 1800 रुपये क्या आ रहा है, प्रिंसिपल आ रहा है, क्योंकि हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 यूनिट को। ठीक, तो अब यहाँ पे हमें मूलधन पता चल गया, मूलधन 1800 रुपये है। और क्या है, रेट तो सेम रेट है ना, देखिए सेम रेट है, सेकेंड ईयर वाले में सेम रेट है 1/5, और मल्टीप्लाई कितना, 2 साल का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, उसके बाद यहाँ पे 5 6 0 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 6 6 7, 720 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी टाइप का क्वेश्चंस तो आपका पूछा था इस RPF वाले पेपर में। ठीक है, PQR नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQR का जो औसत वजन है 45 kg है। अच्छा, QR का औसत वजन 20 है, तो P का वजन पता करने कितना आसान है। देखिए 45 × 3 करिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 बजे 15, 3 चौक 12, 1 13, तो तीनों का योग आ जाएगा ना, PQR का योग आ गया। ठीक है, अच्छा QR का योग कैसे पता करेंगे, QR का योग पता करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 20 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिए 40 आ गया। अब इसके बाद जब हम माइनस करेंगे, देखिए Q से R से कैंसिल हो जाएगा, P बच जाएगा ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। वैसे भी यही वाला 5 है जिसमें ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो जाएगा। अब इसके आगे नहीं सॉल्व करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4/7, 4/45, 65/87 और 12/38 में क्या करना है, सबसे बड़ा भिन्न पता करना है। तो देखिए जब हम 4/7 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए पॉइंट तो लगेगा ही ना, पॉइंट लगेगा और 0 बढ़ेगा, तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब 4/45 को सॉल्व करेंगे, पॉइंट तो लगेगा ही, 0 बढ़ेगा, लेकिन एक 0 बढ़ने से काम तो हो नहीं रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा वाला पता करना है ना। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 0 आ रहा है, ये तो वैसे ही छोटा है, तो इसलिए अब हम आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, 87 और 65 को पहले तो पॉइंट लगेगा ही, फिर यहाँ पे 0 बढ़ेगा। अब देखिए 8 और 8 जा 64 होता है ना, तो 0.8 करके कुछ समथिंग आएगा, या फिर 0.7 भी आ सकता है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये वाला सॉल्व करते हैं, तो इसमें भी पॉइंट लगेगा और यहाँ पे 0 बढ़ेगा, तो 3 4 जा, तो यहाँ पे 4 जा अप्रॉक्सीमेटली होगा, या फिर 0.3 जा ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा भिन्न पता करना है ना, तो सबसे बड़ा भिन्न कौन वाला आ रहा है, अप्रॉक्सीमेटली यही वाला आ रहा है। ठीक है, तो 65/87 बड़ा होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसीलिए करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट वाले सॉल्व करेंगे, 17 माइनस 13 कितना होता है, 4 होता है। अच्छा, अब 4/4 क्या होगा, 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 है और डिवाइड देखिए 6 डिवाइड 6 मल्टीप्लाई 1 है। तो सबसे पहले हम डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जब इसका तो 1 आ जाएगा, जब इसका 1 आ गया मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो इन पूरे ब्रैकेट का क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 23 मल्टीप्लाई 7 तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 3 जा 21, यूनिट डिजिट पे 1 आ रहा है ना, और यहाँ पे भी 1 है ना, तो आपका यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है पाई चार्ट वाला। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निम्नलिखित पाई चार्ट में एक पुस्तक के प्रकाशन पर किए गए व्यय बताया गया है। कोई एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट 25% है, रॉयल्टी 15% है, ट्रांसपोर्टेशन 10 है, पेपर कॉस्ट है 20, बाइंडिंग का 16% है और प्रमोशन का 14% है। क्या कहा गया है, कहा गया है यदि कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक कागज़ की लागत के रूप में इतने रुपए भुगतान करता है, कागज़ की लागत यानी पेपर कॉस्ट के रूप में इतना रुपये भुगतान करता है, तो पुस्तकों के लिए मुद्रण लागत और रॉयल्टी के बीच अंतर पता करना है। मुद्रण लागत यानी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है और ये रॉयल्टी के बीच डिफरेंस पता करना है। तो वैसे ही इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 25 और 15, यहाँ पे डिफरेंस तो वैसे ही 10 आ रहा है, 10% का आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कागज़ की लागत कितनी दी गई है, इतनी दी गई है ना, कागज़ की लागत कितनी है 20400। अब यहाँ पे ये लागत कागज़ की दी गई है, कागज़ की लागत दी गई है, तो कागज़ की लागत यानी कि पेपर कॉस्ट कितना है 20% है ना, तो 20% बराबर ये दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% बराबर क्या हो जाएगा 10200। तो 10% ही तो पता करना था, क्योंकि डिफरेंस ही तो पता करना है, अंतर पता करना है। तो अंतर यहाँ पे 10% आया, तो 10% बराबर इतना, और यही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 152 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या पता करनी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि ये जो ठोस अर्धगोला होता है उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो 3πr² होता है, और यही दिया गया है आपका 152, ठीक है। और 3 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए बोली है, r² बराबर 152, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अब इसको हम चलते हैं सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 1 जा, ठीक है, 2 7 जा और उसके बाद यहाँ पे 6 जा, कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 से तो नहीं कटेगा ये, किससे कटेगा, रुकिए, r² बराबर हो जाएगा 76 मल्टीप्लाई 7 अपॉन क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको चलिए हम सॉल्व कैसे करें, तो ये तो सॉल्व भी नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए बिना सॉल्व किए ये आपको दिया गया 6 7 जा 42, यूनिट डिजिट ऊपर वाली 2 जिसकी होगी वही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सेल के दौरान राघव ने 60 रुपये अंकित मोल की एक नोटबुक को 25% छूट पर और 80 रुपये अंकित मोल की एक पेन को 25% छूट पर खरीदा, तो सेल के कारण उसने कितना बचत किया। देखिए कोई भी बचत तो वही होती है जितना छूट मिला, जितना छूट मिल गया वही बचत है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, नोटबुक की हो रही है और पेन की बात हो रही है। नोटबुक कितने के रुपए की है, 60 रुपये की है, उस पर कितना उसने छूट प्राप्त किया है 25%, 25% यानी कि 1/4, ठीक है। प्लस अब 80 रुपये क्या है, अंकित मूल्य है पेन का, और उस पर भी 25% छूट है, तो उस पर भी 25% छूट है, मतलब 1/4। यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 4 1 जा 4 5 जा, तो 15, मतलब कितना हो जाएगा 35, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर इतना रुपए प्राप्त होता है। ठीक, सॉरी, रुपए की बात हो रही ना, तो रुपए नहीं है, तो इतना प्राप्त होता है, तो वह संख्या पता करना है। मान लीजिए कोई संख्या एक्स रही होगी, उस पर 50% की वृद्धि हुई, मतलब 150, ठीक है, बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये किसके बराबर है, ये है 303, इसके बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 15 दूनी हो जाएगा, 15 चौका हो जाएगा, फिर यहाँ पे दूनी हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2420। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है जो इतने से विभाज्य है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो इतने से विभाज्य है, ये पता करना है। तो एक काम करिए ना, यहाँ पे देखिए 476 है, 528 है, इन्हीं दोनों में से होगा। ठीक, तो एक ये देखिए यहाँ पे 11 से भी कटना चाहिए, 88 है ना, और 22 है, यहाँ पे 22 है, तो कौन सी ऐसी संख्या है जो 11 से भी कट रही है। देखिए ये वाली कटेगी, 11 से तो बिल्कुल नहीं कटेगी, ये वाली कट सकती है। देखिए 11 4 ज़ा 44 है, और यहाँ पे 8 बचा, 11 8 ज़ा, तो यही वाली संख्या एक ऐसी होगी जो इन सब से कटेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है और इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी को इतने मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये रेलगाड़ी का क्या दिया गया है, रेलगाड़ी का डिस्टेंस दिया गया है और सुरंग का डिस्टेंस दिया गया है, तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों का डिस्टेंस ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, 9 1 10, 4 2 6, 1 7 हो जाएगा, 5 4 9, तो 970 हो जाएगा। 970 पूरा टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है ना, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो आपने डिस्टेंस किस में निकालना है, मीटर में निकालना है, और यहाँ पे स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो स्पीड कितनी दी गई है, स्पीड 36 है, किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 18 हो जाएगा, 2 जा और यहाँ पे 2, 4 जा 8, 1 यहाँ, और उसके बाद 2 6, 2 8 जा और यहाँ पे 5। ठीक है, 5 9 जा हो जाएगा 45। उसके बाद कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब आगे सॉल्व भी क्या करेंगे, देखिए जो 9 जा 45 हो गया, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा, 7 आएगा, फिर ज़बरदस्ती 7 लिखने से क्या मतलब, इतना टाइम वेस्ट करने से, यही होगा 20, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से विभाज्य हो। तो 11 से विभाजकता का नियम तो सभी को पता है कि जितनी भी यहाँ पे विषम संख्याएं हैं उन सबको आप क्या करें, जोड़ लें। ठीक है, 8 3 क्या हो 11, 11 3 14, तो यहाँ पे 14 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे सम संख्या कितनी है, 8 1 9, 9 3 12। ठीक है, 12 है। अब इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि 12 भी क्या हो जाए, 14 बन जाए, तो 2 जोड़ेंगे ना, 2 जोड़ेंगे तो 14 बन जाएगा और डिफरेंस 0 आ जाएगा, तभी जो है 11 से विभाजित होगा। ठीक है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि एक संख्या ये वाली है जो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो इतना बड़ा का वैल्यू पता करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि a को क्या करना है, a सबसे छोटा से छोटा लेना है। तो 3 से विभाजकता का नियम होता है कि सारी संख्याओं को आपस में ऐड करो और उसके बाद देखो कि वो 3 से भाजित हो रही है कि नहीं। 9 3 क्या होता है 12, 12 4 16। ठीक है, 16 6 22, 22 2 24, 24 8 32, 32 1 33, 33, 33, और यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी
कम से कम छोटा धनात्मक पता करना है ना। वैसे तो अगर हम 0 लिख देंगे, लेकिन 0 नहीं लिखना है क्योंकि हमें धनात्मक लेना है ना। तो इसमें 3 और ऐड कर देंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि 3 से कटेगा। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, जब अब a की वैल्यू 3 आ गई तब आपको क्या करना है, ये जो इतना बड़ा सा वैल्यू दिया गया है इसमें आपको डिवाइड करना है, सॉरी वैल्यू पुट करनी है। अब a की वैल्यू 3 आ गई ना। अब इस पूरे वाले में a की वैल्यू 3 रखनी है। ठीक है, 3 - 2 क्या होगा, 3 - 2 1 हो जाएगा। 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3, फिर 3 + 1 4, 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई 3 + 3 6, 3 + 4 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो देखिए 5 2 जा यहाँ पे तो 10 हो रहा है। ठीक है, 3 4 जा 12 हो रहा है, और 12 6 जा होता है यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 7 2 जा 14 आ रहा है ना। 4 और 0, 4 और 0 किसके में है, 4 0 है इसमें, तो यही वाला करेक्ट होगा। आगे ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूनिट डिजिट या फिर यूनिट डिजिट के बाद वाला जो डिजिट टेंस वाला है उसको हम देख लेते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये सॉरी इसमें तो मैंने नंबर ही नहीं लिखा है ना। यदि y की पावर 3 - 1 व्युत्क्रमानुपाती x है, मतलब x क्या है, x y के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे देखिए x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y³ -1। ठीक है, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाना होता है हमें एक कांस्टेंट चाहिए होता है k/y की पावर 3 - 1। ये बन गया इक्वेशन। अब आपको क्या करना है कि y की वैल्यू 3 रखनी है, रखने पर x का मान 6 होता है। अगर यहाँ पे x का मान यहाँ पे 6 है और तो y की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 रखनी है। 3 3 9 3 27, 27 - 1 26, मतलब k की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 मल्टीप्लाई 6। तो अभी ये आगे क्या करते हैं, आगे हम क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू 7 रखें तो x का मान पता करना है ना। तो x बराबर हम जान रहे हैं k/y³ -1 होता है, और x की वैल्यू पता करनी है और k की वैल्यू हमने जान लिए 26 मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ से हमने वैल्यू रख दी। और y³ कितना है 7 है, तो 7 7 जा 49, 7 जा 3 4 3। ठीक है, अब माइनस 1 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा 26 मल्टीप्लाई 6/3 4 2। तो अब इसको काटिए, चलिए बैठ के। 2 1 जा 2 7 जा 2 1 जा 2 3 जा ना। उसके बाद अब यहाँ से काटिए, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 2 3 7 जा 57, और यहाँ ऊपर 26 आ रहा है, तो 26/57 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए 23 के ऊपर बार है और 54 के ऊपर बार है और 3 के ऊपर भी बार है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 23 को ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब 2 संख्याओं के ऊपर बार है इसलिए हम 2 बार 9 9 लिखेंगे। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 54 को भी ऐसे लिख लेना है। अब 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो नीचे 2 संख्या बटे भी 99 करेंगे ना, बटे 99, प्लस अब यहाँ पे क्या करना है 3 लिख देना है, और एक संख्या के ऊपर बार है तो अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लिया हमने 23 + 54 + 11 3 जा 33, 3 3 6 4 10, यहाँ पे क्या होगा 0, और यहाँ पे 5 3 8 बटे 99 कितना आ जाएगा 1 और
9, 10/9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1952 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 122 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हमें रेलगाड़ी की चाल पता होनी चाहिए। चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या बन जाता है, डिस्टेंस खुद ही रेलगाड़ी की क्या होती है, लंबाई होती है। तो 1952 इसकी लंबाई हो जाएगी और टाइम कितना है, 122 सेकेंड आ जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलो इसको बढ़िया डिवाइड करो। तो अब जब इसको आप डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 16। ठीक है, चलिए तो 16 क्या आ जाएगा, 16 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ध्यान दीजिए यूनिट पे, वैसे यूनिट तो चेंज करना नहीं है इसमें। अब क्या कह रहा है, चाल पता चल गया है, तो रेलगाड़ी द्वारा 160 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। देखिए इतना तो बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, उससे फिर रेलगाड़ी होगी, तो रेलगाड़ी की भी डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की भी डिस्टेंस दोनों पार करनी पड़ेगी, मतलब दोनों कंबाइंड होकर के डिस्टेंस में आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की डिस्टेंस 1952 है, प्लेटफॉर्म की है 160 है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 6 5 11 9 10 11 हो जाएगी, 1 1 2। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब चलिए इसको आगे करते हैं। ये डिस्टेंस पता चल गई ना आपको यहाँ पे, तो डिस्टेंस अपॉन 16। ठीक, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 132। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब इसको कैसे करें। तो ये देखिए किसका है, ये मुझे लगता है कि ये 42 का है शायद ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 2 4, 4 4 16, 4 2 8 2 नहीं, ये जो है 4 का नहीं है ना, ये 42 का नहीं है, ये है 48 का। देखिए 8 8 64 होगा ना, उसके बाद 4 4 16, 4 8 32, 2 64 ना, ये हो जाएगा ना, ये हो गया 48 का। तो चलिए ये 48 का है ना, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 720 डिवाइड यहाँ पे 48। तो 720 डिवाइड 48 करेंगे तो 12 4 जा 12 6 जा 4 1 जा 5 जा 15, मतलब 24 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 15। ठीक है, तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया, हो गया 3240। ठीक है, अभी तो मैंने ये वाला पोर्शन मल्टीप्लाई करके किया है, उसके बाद अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, y + 925। तो 3240 माइनस 925 करेंगे तो देखिए एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 5 है लास्ट में, तो यही वाला करेक्ट होगा। ठीक, कह रहा है इतने प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे गए और इतने के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य पता करना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखिए, जो 100 संतरे हैं, 100 संतरे का दाम क्या है, 100 संतरे का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, 1410 है। अच्छा, खरीदे कितने गए हैं, 400। तो 400 संतरों का जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 1410 मल्टीप्लाई 4, कितना आ जाएगा, 0 4 1 4, 56 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब इसमें लाभ हो रहा है 960 रुपये का, तो अगर हम इसमें कॉस्ट प्राइस में लाभ जोड़ेंगे तभी तो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा ना। तो 0 6 4 10 16 6, तो इतना क्या हो गया, इतना आ जाएगा 400 संतरे का, 400 संतरे का क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अच्छा, तो 400 संतरे का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 0/400। अब यहाँ पे ना प्रति दर्जन पूछा है, प्रति दर्जन मतलब 12 संतरा, तो 12 संतरा यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 4 3 जा 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 1 19 198, ऑप्शन नंबर 3
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24, और ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या लग रहा है। अब देखिए ये वाला आया ना, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 किस पे आता है, यहाँ पे हमको लगता है ये 41 का होगा। कैसे, 1 1 जा 1, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, फिर 8, नहीं 41 का नहीं है, ये 49 का 49 का हो सकता है। 9 9 जा 81, 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, 72, कितना हो जाएगा 1 8 2 10 14, हाँ ठीक है। तो ये होगा 49 का। ठीक है, तो ये 49 का है, यहाँ पे 49 लिख दीजिए। और डिवाइड किसको करना है, इसको करना है ना, 8 8 2। ठीक है, तो ये जब आप डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 26 × 5 × 18, ये कितना आ गया, ये आ गया 2 3 4 0, बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा y + 695। तो यहाँ पे तो 695 माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे आपका 4, तो 45 ये लास्ट वाले इसमें आ रहा है, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये मैंने पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करा दिया। ये RPF 3 दिसंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में पूरा पूछा गया है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं पूरी देखी हैं जा कर के देख लीजिए। मैंने 2 दिसंबर का भी पूरा फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट सॉल्व करा रखा है, उससे पहले भी मैंने PYQ सॉल्व करा रखे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आगे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और हाँ, चैनल को ज़रूर शेयर किया करिए क्लासेस को, और लाइक कमेंट भी किया करिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।